नमस्कार दोस्तों। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वित्तीय सेवा के लिए ट्रेजरी अफसर और सहायक ट्रेजरी अफसर की वैकेंसी निकाली गई थी। ये 2023 में वैकेंसी निकाली गई थी। इसके पश्चात पुनः इसको पब्लिश किया गया, कुछ रद्दोबदल करके, क्योंकि पहले इनके 3 पेपर होने थे, वो भी डिस्क्रिप्टिव होने थे, 3-3 घंटे के, 100-100 अंक के। लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के कारण इसमें परिवर्तन किया गया और फिर से फॉर्म भरने का और अवसर दिया गया। अब इसे प्री और मेंस 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला पेपर में जनरल स्टडीज का पेपर होगा, जो कि स्क्रीनिंग परीक्षा है। इसके अंक नहीं जुड़ेंगे, केवल टोटल वैकेंसी यानी कि 35 वैकेंसी, उसके 15 गुना मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे और उन अभ्यर्थियों का एक मेंस एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, पारंपरिक एग्जाम होगा 3-3 घंटे का, 100-100 अंकों का। और उस जो आपका दूसरा और तीसरा प्रश्न पत्र होगा, पहला प्रश्न पत्र तो समान अध्ययन का है जो प्री में होगा, और मेंस में पेपर 2 और पेपर 3 होगा। पेपर 2 प्रेसी राइटिंग का है, लेटर ड्राफ्टिंग का है, और पेपर 3 इंडियन गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल्स का है। तो अब मैं ये रूपरेखा आपको मैंने इसलिए बताई कि मैं जो तीसरा प्रश्न पत्र है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो TOTO का एग्जाम लिया जा रहा है, उसका जो तीसरा प्रश्न पत्र है गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट, इसका सिलेबस मैं कवर कराऊंगा अपने YouTube चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन के माध्यम से। और ये क्रमबद्ध तरीके से जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। और ये निश्चित मान लीजिए कि प्री के परिणाम आने से पहले मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्री परीक्षा की तैयारी का इंतजार मत कीजिएगा, बल्कि मेरा मानना है कि 10 से 15 मिनट का अगर वीडियो, सप्ताह में 2-3 वीडियो अपलोड होते हैं, तो आप उसको एक बार सुन जरूर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका थर्ड पेपर की एक सामान्य समझ पैदा हो जाएगी, और जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तब इस पर आप अच्छे से नोट्स बनाकर उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो चूंकि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बुक से लिया गया है, और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में जितनी आपको अच्छी जानकारी होगी उतना भी आप अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर लेंगे। इसीलिए मैंने आज प्रारंभ ही, शुरुआत ही मैंने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से किया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ये पुस्तक है, उन्हीं के द्वारा एडिटेड लिखी गई पुस्तक है, जिसके 1 से 8 चैप्टर तक आपके इस सिलेबस का पार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे सिलेबस में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये घूमेंगे। इसलिए जितनी अच्छी आपकी पकड़ CAG पर होगी, उतना आप अच्छे से आगे इस पूरे सिलेबस को समझते चलेंगे। क्योंकि जो इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस डिपार्टमेंट है, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, उसका जो मुखिया है वो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए हम लिखते कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, लेकिन जो कंट्रोलर है उसमें P साइलेंट है, उसको आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही पढ़ेंगे। तो इसके इर्द गिर्द पूरा आपका लेखा और ऑडिट चलता है। और ये पद बहुत पुराना है। ये पद हमारे देश की आज़ादी के पहले से, ब्रिटिश काल के समय, ईस्ट इंडिया के समय से ये पद चला आ रहा है। और उस समय भी अकाउंट्स को कंट्रोल करने के लिए इस पद को सृजित किया गया था। 1753 से लेकर 1858 में इस पद का सृजन किया गया। उसके बाद 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया। 1935 में इसको स्वतंत्रता की गई, इंडिपेंडेंस दिया गया। और आज़ादी के बाद जब हमारा भारतीय संविधान बना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पद सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको उन्होंने यहाँ तक इम्पोर्टेंस दिया था। यही कारण है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए की जाती है। हमारे संविधान में लिखा गया। तो इसका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का इतिहास बहुत पुराना है। 1858 में अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और इसकी उस समय नियुक्ति सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट करते थे, जो ब्रिटेन में बैठते थे। और उस समय इसको 35 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाती थी। समझ लीजिए, आज से 150 वर्ष पुराने समय की बात है और लगभग 170 साल लगभग हो गए। उस समय इसकी सैलरी 35 रुपये हुआ करती थी पर मंथ। इसके बाद 1864 में इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाने लगा। ये भारत के पेमेंट और रिसीट का ऑडिट करता था। ऐसे ही आपको जैसे मैंने बताया 1919-1935 में इस पद का सृजन किया गया और संविधान बनने के बाद इसको एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बॉडी के रूप में जाना गया। सीएजी एक बड़ा और विशद सब्जेक्ट है। जब मैं इसका डिस्कशन करूंगा तो कई पार्ट में इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, सीएजी के बारे में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी आएगी जिसको मुझे बताना बहुत जरूरी होगा कि उसमें से प्रश्न बनेगा। आपके थर्ड पेपर में किसी भी टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हर एक टर्मिनोलॉजी को आप अच्छे से समझेंगे। कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ये नोट्स मैंने बोर्ड में इंग्लिश में लिखा है। यह भी आप कमेंट्स करिएगा कि आपको नोट्स हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में लिखूंगा। जो अभ्यर्थी जितनी संख्या में संख्या बल जिस भी भाषा का होगा उसी के आधार पर मैं नोट्स बनाऊंगा। जैसे कि मैं कंटेंट मेरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, डिस्कशन मैं हिंदी में कर रहा हूं, वैसे आप समझ लीजिएगा कि आपको किस भाषा में आपको कंटेंट चाहिए। तो देखिए, भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 148 से 151 है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए उल्लेख किया गया है। आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना तो उस समय हमारे जो सीएजी था, सीएजी को न केवल अकाउंटिंग का भी अधिकार था बल्कि ऑडिट का भी अधिकार था। अकाउंटिंग और ऑडिट दोनों का हिसाब किताब रखता था। लेकिन 1976 में उससे अकाउंटिंग का काम हटा दिया गया। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया केवल ऑडिट करता है। लेकिन सीएजी के अधीन जो अकाउंटेंट जनरल हैं प्रत्येक राज्य में, आप सभी सरकारी व्यक्ति हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, तैयारी कर रहे हैं, तो हर राज्य में अकाउंटेंट जनरल बैठता है जो कि सीएजी का अधीनस्थ अफसर है। स्टेट के अकाउंटिंग की जिम्मेदारी आज भी सीएजी के पास है, लेकिन सेंट्रल के अकाउंटिंग की जिम्मेदारी सीएजी से हटा लिया गया है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। इसके बारे में आगे डिस्कशन करूंगा जब मैं सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट का एक नया चैप्टर लूंगा। ठीक है, तो इसके आगे बात करते हैं कि उसका नाम में लिखा हुआ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब कंट्रोलर लिखा गया है, देखिए पी है। कंट्रोलर को हम जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कंट्रोलर ही बोलेंगे, पी साइलेंट है, क्योंकि यहाँ इसका मतलब नियंत्रक ही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कंट्रोलर के रूप में वो जो भी कर और राजस्व संग्रह करते हैं उनके अकाउंट्स का न केवल अवलोकन करता है, न केवल उसका निरीक्षण करता है, बल्कि परीक्षण करता है, ऑडिट करता है। तो जब सीएजी आय के हिसाब किताब का लेखा का नियंत्रण करेगा, पर्यवेक्षण करेगा, तो इसलिए उसको कंट्रोलर बोलते हैं। ऑडिटर के रूप में सरकार के जो लेखे हैं उन लेखों का
वो परीक्षण करता है। क्योंकि जब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स तैयार करती है, अकाउंट्स तैयार करने के बाद यानी कि धन को जब व्यय कर देती है, तो उसके परीक्षण की जिम्मेदारी सीएजी की आती है। तो सीएजी प्रत्येक अकाउंट का परीक्षण करता है। अकाउंट का वो कैसे परीक्षण करेगा, कैसे ऑडिट करेगा, कैसे एक एक चीज़ों की जांच करेगा, उसको मैं आगे बात करूंगा कि ऑडिट करते समय कितने प्रकार से ऑडिट होता है, ऑडिट में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। अभी मैं केवल सीएजी के कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका सेफगार्ड है, जो उसकी ड्यूटीज है, पावर है, जो उसकी पोजीशन है, उसके बारे में हम बता रहे हैं, एक प्रकार का सामान्य डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंदर अभी हम लोग बहुत ही डीपली जाएंगे, तब एक एक टर्मिनोलॉजी को विस्तार से बात करेंगे हम, और ये कई वीडियो में ये टॉपिक खत्म होगा। तो आप समझ गए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मतलब। कंट्रोलर के रूप में सरकार की जो आय है, सरकार का जो राजस्व है, सरकार के कर है, जो सरकार के विभिन्न अधिकारी करों को, राजस्व को संग्रह कर रहे हैं, उनके लेखों की जांच करता है और उस पर उस धन को नियंत्रित रखता है। ठीक है। वैसे हमारे संविधान ने सीएजी को धन की निकासी पर रोक लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि जो धन निकासी हो गई है उसका खर्च कैसे किया जाए उस पर उसकी जांच करने का, जो खर्च कर दिया गया है उसकी जांच करने का अधिकार दिया गया है कि खर्च नियमानुसार हुआ है कि नहीं हुआ है। उसका मुख्य काम ऑडिट का रहा है, कंट्रोलिंग का नहीं रहा है। जैसे कि ब्रिटेन के सीएजी के पास है अधिकार, वो कंट्रोल भी करता है, बिना उसके अनुमति से धन नहीं निकाला जा सकता। लेकिन भारत के सीएजी के बिना अनुमति से धन राजकोष से निकाला जा सकता है। ठीक है। लेकिन निकलने के बाद जो खर्च होगा उसकी जांच करेगा कि ये खर्च, जो धन जो निकाला गया है वो नियमानुसार निकाला गया है, और जो खर्च किया गया है वो नियमानुसार खर्च किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक। तो आप समझ गए। इसीलिए सीएजी को हम लोक धन का संरक्षक कहते हैं, लोक धन का संरक्षक, और पूरे वित्तीय सिस्टम का, भारत के राज्य के वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक अधिकारी कहते हैं। ये लाइन इस बार के क्वेश्चन पेपर में आएगा कि सीएजी इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। कमेंट्स ऑन इट 250 वर्ड्स में आप एक जगह लिख लीजिएगा। इसको मैं आगे चलकर इसका विस्तार बताऊंगा कि कैसे इस काम को करता है, क्योंकि जब आप उत्तर लिखेंगे तो इसके अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे। फिर आता है सीएजी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। 6 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है और ये 65 वर्ष की आयु तक अपने इस पद पे बैठे रहते हैं। जो पहले पूरा हो जाएगा ये पद छोड़ देंगे। अगर ये 65 साल के पूरे हो गए तो पद छोड़ देंगे। 6 साल पूरा नहीं होता है और 65 साल की आयु पूरी हो जाती है तो ये पद छोड़ देंगे। 65 साल की आयु पूरी नहीं होती लेकिन 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो पद छोड़ देंगे। जो पहले पूरा हो जाएगा वो कर लेंगे, इसके बाद इनको कोई नई नियुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है। और इनको एक बार राष्ट्रपति महोदय पद स्थापित करते समय सीएजी के पद पर बैठाने के बाद इनको पद से नहीं हटा सकते। ये उसी प्रकार से पद से हटाए जाएंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, यानी कि क्या लाया जाएगा, महाभियोग, इम्पीचमेंट मोशन। ये इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी है ही, इस समय काफी ज्वलंत है। हाई कोर्ट के जज के संबंध में इम्पीचमेंट मोशन की प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा में आगे वाले सेशन में स्टार्ट होगा, इसलिए आप जान ही रहे हैं इम्पीचमेंट मोशन किसे कहते हैं। अगला है, लेकिन जब इनकी नियुक्ति हो जाती है तो इनकी स्वतंत्रता है कि कभी भी ये पद से इस्तीफा दे दें। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप के पद छोड़ सकते हैं, इस पे किसी का नियंत्रण नहीं है। अब आता है कि हम सीएजी को क्यों इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इनको संविधान ने स्वतंत्रताएं दिया है। स्वतंत्रता क्यों दिया गया है, ताकि अपने काम को ईमानदारी से निष्पक्ष होकर सरकार के बिना अधीनता स्वीकार किए, उनका किसी प्रकार का दबाव न स्वीकार करते हुए जो भी देश के संविधान ने उनको काम सौंपा है उसका ईमानदारी से निर्वहन कर पाए, बिना द्वेष, भेदभाव या किसी प्रकार के नियंत्रण के। क्या इंडिपेंडेंस है उनको, कि उनके कार्यकाल की सुरक्षा है,
6 साल या 65 वर्ष आयु तक की वो बैठाए गए तो सुरक्षित है। हटाए जाएंगे तो इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा, कोई एक अधिकारी उनको नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति महोदय नियुक्त तो कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, हटेंगे इम्पीचमेंट मोशन से। नंबर 2 कि उनको इस बात की बहुत ज़्यादा सरकार को खुश करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि सरकार उन्हें फिर किसी सरकारी विभाग में तैनात नहीं कर सकती है। ठीक है, इसलिए उनको इस बात की चिंता नहीं रहती कि मुझे अगला पद भी कोई लेना है। नंबर नेक्स्ट, इनका वेतन और इनकी सेवा शर्तें इनकी नियुक्ति के बाद बदलाव नहीं होगा। नंबर 3, इनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। नंबर 4, इनके जो कार्यालय के खर्चे हैं, सीएजी का कार्यालय भारत सरकार से लेकर राज्य तक जो अकाउंटेंट जनरल बैठे हैं, ये सारे खर्चों पर नियंत्रण सीएजी का होगा। यानी कि इनका खर्चा कंसोलिडेटेड फंड से तो होगा, लेकिन उस पर चार्ज होगा, प्रभारित होगा। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। चार्ज का मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा में उस खर्चे पर बहस नहीं होगी, मतदान नहीं होगा। ठीक है, ये माना जाएगा कि जरूरी खर्च है और इस पर प्रोविजन हो जाएगा। ठीक, अब आता है कि इनकी ड्यूटीज क्या है, पावर क्या है। सीएजी न केवल भारत सरकार के बल्कि राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट, कंटीजेंसी फंड का ऑडिट करता है। ये तीनों लेखे कौन कौन से हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, इसमें क्या क्या चीजों को शामिल किया जाता है, इसको हम अलग से बताएंगे। ये अपने आप में एक चैप्टर होगा। ठीक है, अभी मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल यहां कर रहा हूं क्योंकि सीएजी इन कामों करता है। दूसरी बात, सीएजी भारत सरकार, राज्य सरकार के सभी संस्थाओं के ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की जांच करता है। सीएजी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सारी आय, प्राप्तियां और व्ययों की जांच करता है। सीएजी भारत सरकार, राज्य सरकार की कंपनियों की, कारपोरेशन की, स्थानीय निकायों की और ऐसी सारी संस्थाओं की जिनमें पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिनको फाइनेंस सरकार के द्वारा किया जाता है, उसकी जांच करती है। ठीक है, आप देख रहे हैं विश्वविद्यालयों का भी अब लेखा परीक्षण उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएजी को दे दिया है। ठीक, ये भारत सरकार, राज्य सरकार से के सभी लेखों की, सारे कर्जों की, सारे जमाओं की, सारे एडवांसेस की लेखा परीक्षण करता है। ये परीक्षण करता है कि ये व्यय नियमानुसार हुआ है कि नहीं हुआ है, और लास्ट में ये अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के राष्ट्रपति को, के जो सेंट्रल की रिपोर्ट होती है, भारत सरकार की जो लेखा रिपोर्ट होती है, वो राष्ट्रपति महोदय को देता है, ताकि राष्ट्रपति महोदय सीधे पार्लियामेंट को भेज देते हैं। और प्रत्येक राज्य की जो लेखा परीक्षण रिपोर्ट होता है, उस राज्य के गवर्नर को देता है, और गवर्नर विधानसभा यानी कि विधानमंडल को प्रस्तुत कर देता है। अगले वीडियो में इसको और एक्सप्लेन करेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो बताइएगा। नोट्स जो आपको मैंने कंटेंट लिखा है, उसको अंग्रेजी में लिखना है कि हिंदी में लिखना है, यह भी बताइएगा। इंग्लिश में लिखूंगा तो हिंदी में आपको मैं उसे एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।